Dear friends, this is Nishant Rastogi and you are watching CNRI. डियर फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे कंपटीशन हो चाहे बोर्ड एग्जाम हो, इससे क्वेश्चन 100% आता ही आता है और उस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जब मैं बात करता हूं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक्चुअल में ये जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट के मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। एक्चुअल में ये कंपाउंड जो होते हैं वो एडिशन या फिर मॉलिक्यूलर कंपाउंड होते हैं। अब यहाँ पर एक बात आती है कि भाई एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जनरल वे में अगर हम देखें, अगर हम सोचें, अगर थोड़ा सा अगर हमने सुना भी है कुछ चीज़ों के बारे में, उनसे अगर हम सोचें तो यहाँ पर होता क्या है कि जो ट्रांजिशन मेटल होता है वो क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ट्रांजिशन मेटल जो है वो एक टर्म हम यूज़ करेंगे, जैसे मैंने इसको कह दिया, एम को कहा मैंने क्या, मेटल, और ये एल का मतलब होता है लिगेंड। ठीक है ना। अभी हम समझेंगे कि मेटल और लिगेंड क्या है। तो इसके साथ में बीच में यहाँ पर आप देख रहे हो क्या बन गया है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया है। तो यहाँ पर क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। कुछ एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं देखूँ तो आपको समझ में आ रहा है क्लोरोफिल। ठीक है ना। तो क्लोरोफिल जो होता है उसमें क्या करता है, मैग्नीशियम जो होता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। इसी तरह से आपको याद आ रहा है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में जो है वो आयरन क्या करता है, आयरन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। इसी तरह से विटामिन B12, यहाँ पर जो है वो कोबाल्ट जो है वो क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो कुछ इस तरह से एग्जाम्पल हैं जो कि जनरल वे में हम देख सकते हैं कि जहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूज़ होता है। इसका मतलब हमको समझ में आ गया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वाइडली यूज़ है। मेटलर्जी में तो हम इसका यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज़ करते हैं, इसके अलावा मेडिसिनल केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं, एनालिटिकल में यूज़ करते हैं। ठीक है ना। तो कई जगह पर इसके अलावा कैटलिस्ट में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। चलिए अब हम वापस आते हैं। अब हमने एक टर्म यूज़ किया था एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि सपोज करो कि मैंने क्या किया, दो मॉलिक्यूल लिए, जैसे मैंने KCl लिया और मैंने MgCl2 लिया। ठीक है ना। इनकी मैं अगर बात करूं तो मैंने इसके कितने मोल लिए, तो 1 मोल लिए। इसके मैंने कितने मोल लिए, 1 मोल लिए। और मैंने इसमें क्या किया, 6 मोल जो है वो वाटर को ऐड किया। 6 मोल मैंने वाटर को ऐड किया। तो अब तुमको समझ में आ जाए, जरा समझना। मैंने एक काम किया कि मैंने KCl का सोल्यूशन लिया, ठीक है ना, और फिर मैंने MgCl2 का सोल्यूशन लिया। ठीक है ना। अब इन दोनों सॉल्यूशन को मैंने क्या किया, मिला दिया। इन दोनों सॉल्यूशन को मैंने मिक्स कर दिया। तो यहाँ पर KCl और प्लस MgCl2 आ गया। ये एक्वा सॉल्यूशन है दोनों, ये भी एक्वा सॉल्यूशन है, ये भी एक्वा सॉल्यूशन है। अब इसको मैंने क्या किया, हीट करना शुरू किया। अब मैंने इसको हीट करना शुरू किया तो इसका वेपराइजेशन हुआ। ठीक है ना। वेपराइजेशन होने के बाद में फिर मैंने इसको ठंडा करके इसका क्रिस्टल बना लिया। और जब मैंने इसका क्रिस्टल बना लिया तो मेरे को जो क्रिस्टल मिल रहा है वो क्रिस्टल में KCl, MgCl2 और साथ में 6H2O जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मिल गया। ठीक है ना। तो ये कंपाउंड जो है इसका नाम क्या कहलाता है, ये कार्नेलाइट कहलाता है। तो ये जो है वो कार्नेलाइट है। ठीक है ना। तो कुल मिला के क्या हुआ कि हमने दो कंपाउंड लिए, उनका एडिशन किया और एडिशन करने के बाद में उनका क्रिस्टलाइजेशन करके एक क्रिस्टल बना लिया। और वो क्रिस्टल जो था वो मेरे पास एडिशन कंपाउंड के रूप में आ गया। ये मेरे पास जो है ये एक्चुअल में क्या है, ये एक एडिशन कंपाउंड है। ठीक है ना। तो ये यहाँ पर हो गया क्या, एडिशन कंपाउंड हो गया। तो इसका मतलब इसको जब मैंने क्या किया, क्रिस्टलाइजेशन कर दिया, इसका सॉल्यूशन का मैंने क्रिस्टलाइजेशन किया और क्रिस्टलाइजेशन करने पर मुझे क्या मिल गया, KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O और इसका नाम अभी जस्ट मैंने लिखा था कार्नेलाइट। तो ये कार्नेलाइट इस तरह से मिल गया। मान लेते एक और मैंने ले लिया, एक और कंपाउंड लिया। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और बताने वाली है। यहाँ पर मैंने इसके 1 मोल लिए थे, यहाँ पर भी मैंने इसके 1 मोल लिए। इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने इनका स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो लिया। मैंने क्या किया, इनका स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो लिया। आपको स्टोइकियोमेट्रिक नहीं समझ में आ रहा तो मैंने भैया इनका सिंपल मोलर रेशियो ले लिया। हमने इनका क्या किया, सिंपल मोलर रेशियो ले लिया और उस सिंपल मोलर रेशियो में हमने दो कंपाउंड को आपस में ऐड किया और ऐड करने के बाद में एक एडिशन कंपाउंड बना दिया और इसी एडिशन कंपाउंड को हम मॉलिक्यूलर कंपाउंड भी कहते हैं। इसका मतलब ये होगा कि मेरा कार्नेलाइट जो है वो एक एडिशन कंपाउंड और मॉलिक्यूलर कंपाउंड है।
अब दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो हमने क्या किया, 4 KCl लिया, पोटेशियम साइनाइड लिया, ठीक है ना, और इसकी रिएक्शन करा दी FeCN होल ट्वाइस से, ठीक है ना। इसका नाम तुमको समझ में आ रहा है कि इसका नाम क्या है, पोटेशियम साइनाइड है, ठीक है ना। कितने मोल लिए मैंने, 4 मोल। इसका नाम क्या होगा, तो तुमको समझ में आ रहा है कि आयरन जो है भाई साइनाइड पे कितना चार्ज होता है, तो -1। साइनाइड पे चार्ज कितना होता है, -1। तुमको समझ में आ रहा है कि पोटेशियम के साथ में इसने K+ KCN बना दिया। यहाँ पर आयरन का जरा सोचो तो तुमको समझ में आ रहा है क्या कि Fe पे 2+ चार्ज आ जाएगा, यानी Fe2+ जब होता है तो ये फेरस होता है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसका नाम हो गया क्या, फेरस साइनाइड, ठीक। अब तुमने इनका भी क्या किया, क्रिस्टलाइजेशन कर लिया, और क्रिस्टलाइजेशन करने के बाद क्रिस्टलाइजेशन किया, और क्रिस्टलाइजेशन करने के बाद तुमको कंपाउंड जो मिल रहा है वो K4FeCN6 मिल रहा है, ठीक है ना। इसका नाम जो है वो क्या है, पोटेशियम फेरो साइनाइड। नहीं अभी समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी बस मान लो कि ये K4FeCN6 जो है उसको हम नाम देते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अभी आगे चल के जब हम नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे तब आपको आराम से पता चल जाएगा कि भाई ये क्या कंपाउंड है, ठीक है ना। हम इसके IUPAC नेम की बात करेंगे, अभी तो हम यहाँ पे कॉमन नेम की बात कर रहे हैं, ठीक। तो कुल मिला के देखो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है भाई, पोटेशियम है, फेरस से फेरो हो गया, ठीक है, और साइनाइड है, तो इसका नाम हो गया पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक। अच्छा, ये भी जो है वो कैसा है, ये भी आप देख रहे हो कि यहाँ पर भी आपने 4 मोल इसके लिए थे और 1 मोल इसके लिए थे, यानी कि स्टोइकोमेट्रिक रेशियो लिया और यहाँ से आपको ये कंपाउंड मिल गया। कैसे मिला, एडिशन के बाद मिला। तो एडिशन के बाद मिला, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये एडिशन कंपाउंड हो गया। ये कैसा हो गया, एडिशन कंपाउंड हो गया, और ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये कैसा हो गया, मॉलिक्यूलर कंपाउंड भी हो गया। तो यहाँ पर एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड बना दिए, ठीक है ना। अब यहीं पर जरा कहानी शुरू होती है, अब जरा थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक डिफरेंस दिखाना चाह रहा हूँ, वो डिफरेंस देख लेंगे और फिर हम आगे उसके बारे में बात करेंगे। देखो डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जब तुमने KCl और MgCl2 को मिक्स किया तो मिक्स करने के बाद में तुम्हें मिला क्या, KCl MgCl2.6H2O, और इस तरह के कंपाउंड में किसी तरह का कोई ब्रैकेट बना है क्या, जैसे यहाँ पर ब्रैकेट बना है, ठीक है। क्या यहाँ पर कोई ब्रैकेट बना है, नहीं बना हुआ है। जबकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस कंपाउंड में ब्रैकेट बन गया, इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसकी प्रॉपर्टी जो है, इसकी प्रॉपर्टी ये मतलब ये अलग टाइप का मॉलिक्यूलर कंपाउंड बना है और ये अलग टाइप का मॉलिक्यूलर कंपाउंड बना है, ठीक है ना। तो यहीं पर जो एडिशन कंपाउंड होते हैं या जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड होते हैं उनको हम 2 टाइप में डिवाइड कर देते हैं। इसी के बेस पर हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, और बेस क्या बनेगा आगे आगे और भी बात हम करेंगे। तो यहाँ पर 2 तरह के हो गए, एक तो होता है जिसको नाम देते हैं डबल सॉल्ट, और दूसरा जो होता है हम उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है ना। कुल मिला के हमको एक बात समझ में आती है सीधे सीधे, क्या कि भाई अगर स्क्वायर ब्रैकेट हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो डबल सॉल्ट है, और अगर स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसका मतलब कि वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा, ठीक है। ये एक हमने ओवरव्यू में ऐसे देख लिया कि भाई हाँ ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और ये डबल सॉल्ट है। अगर मुझे पहचानने के लिए आए तो मैं आराम से इसको पहचान सकता हूँ, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि डबल सॉल्ट की प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं। चलिए हम बात करते हैं डबल सॉल्ट की। डबल सॉल्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने क्या किया, एक सॉल्ट लिया और फिर एक सॉल्ट लिया, और इसके बाद मैंने क्या किया, वाटर मिला दिया या जो भी मिलाना था, क्रिस्टलाइजेशन किया, और मुझको एक एडिशन कंपाउंड मिल गया, ठीक है ना। अब इस एडिशन कंपाउंड यानी कि ये सॉल्ट सॉल्यूशन था, ये मेरे पास सॉल्ट सॉल्यूशन था, और इन दोनों को आपको याद आ रहा है कि मैंने मिलाया था, और मिलाने के बाद में फिर मैंने क्रिस्टलाइजेशन किया, और क्रिस्टलाइजेशन के बाद उसको ठंडा किया, और ठंडा करने पर मेरे को एक ये कंपाउंड मिल गया। अच्छा ठीक है, अब हुआ क्या, हुआ ये कि इसकी जो इनकी इस सॉल्यूशन की जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वही इस कंपाउंड की भी होती है। यानी कि डबल सॉल्ट में क्या होता है कि जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वही जो होती है उस सॉल्ट की भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जबकि आप कोऑर्डिनेशन में अभी मैं बात करूंगा तो वहाँ पर चेंज हो जाती है। क्यों चेंज हो जाती है इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। पहले हम यहाँ पर डबल सॉल्ट को थोड़ा सा डीपली समझेंगे कि भाई है क्या।
तो यहाँ पर तुमको समझ में आ गया कि एक सॉल्ट सॉल्यूशन तुमने दो लिए और दो सॉल्ट लिए, मिला दिए, क्रिस्टलाइजेशन किया, एक एडिशन प्रोडक्ट बना, और वहाँ पर जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पर थी इस सॉल्यूशन में थी वैसी की वैसी यहाँ पर मिल गई। चलो भाई देख लेते हैं। मान लो हमने लिया क्या, हमने लिया FeSO4 लिया और प्लस NH4 होल ट्वाइस SO4 लिया और प्लस इसमें 6 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को ऐड कर दिया। ये भी मैंने एक सॉल्यूशन लिया है, एक्वस सॉल्यूशन है, और यहाँ पर भी एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है ना। ये दोनों ही सॉल्यूशन है और इन दोनों सॉल्यूशन को मैंने क्या किया, मिक्स कर दिया और ये मेरे पास एक सॉल्यूशन आ गया। इस सॉल्यूशन का मैंने क्रिस्टलाइजेशन कर दिया और क्रिस्टलाइजेशन करने के बाद मुझे मिल गया FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। इसका नाम है फेरस अमोनियम सल्फेट, और इसी को हम एक नाम और भी देते हैं, मोर सॉल्ट। ठीक, अब ये हमने क्रिस्टलाइजेशन जब किया तो मेरे को ये क्रिस्टल मिल जाता है। सही है भाई। अब जरा हम इसकी प्रॉपर्टी को देखें, इस सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी को देखें तो मेरे को इसमें क्या क्या मिलेगा। तो देखो यहाँ पर फेरस सल्फेट है, आपको समझ में आ रहा है कि ये कंपाउंड जो है वो क्या है, ये फेरस सल्फेट है, ठीक है ना। आपको ये भी समझ में आ रहा है कि ये क्या है, ये अमोनियम सल्फेट है। सही। अब यहाँ पर इस सॉल्यूशन में क्या क्या होगा, तो देखो यहाँ पर तुमने फेरस सल्फेट मिलाया था तो इसका मतलब ये Fe2+ आयन की आइडेंटिफिकेशन देगा और सल्फेट आयन का आइडेंटिफिकेशन देगा। मान लो अगर मैं इस सॉल्यूशन से आपको को रेडिकल टेस्ट करूँ तो मेरे को फेरस रेडिकल मिलेगा, सल्फेट रेडिकल मिलेगा, इसके अलावा मुझे जो है वो अमोनियम आयन रेडिकल भी मिलेगा, ठीक है ना। तो मुझे अमोनियम आयन रेडिकल भी मिलेगा, ठीक है, और सल्फेट तो मान लो है ही इसमें, तो ये मिलेगा। कुल मिला के मेरे को ये तीनों का आइडेंटिफिकेशन मिलेगा, फेरस का भी मिलेगा, सल्फेट का भी मिलेगा, अमोनियम का भी मिलेगा, ठीक है। ये कहाँ था, ये भाई सॉलिड स्टेट में था। सॉलिड स्टेट में कैसा है, ये सॉलिड स्टेट में स्टेबल है। मैंने कहा भैया इसको एक काम करो कि इसको वाटर में डिजॉल्व कर दो, इस सॉल्ट को, जो सॉल्ट की, क्योंकि आपने क्रिस्टल बना लिया ना भाई, आपने क्रिस्टलाइजेशन किया, क्रिस्टलाइजेशन से क्रिस्टल बन गया, और क्रिस्टल किस स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में। तो सॉलिड स्टेट में तो ये स्टेबल है, बस में ना। मैंने कहा चलो ऐसा करो कि इस क्रिस्टल को जरा वाटर में डिजॉल्व करते हैं। आपने लिया, इसको वाटर में डिजॉल्व कर दिया। मैंने कहा भाई कौन कौन से आयन दे रहा है, तो तुमने बोला सर ये Fe2+ भी दे रहा है, NH4+ भी दे रहा है और सल्फेट आयन भी दे रहा है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो रेडिकल हमको इसके सॉल्यूशन से मिल रहे थे, इसके मिक्सचर से मिल रहे थे, वही रेडिकल्स जो हैं वो हमको इस क्रिस्टल के एक्वस सॉल्यूशन से भी मिल रहे हैं। मतलब कि एक्वस सॉल्यूशन में ये कैसा होता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है ना। एक्वस सॉल्यूशन में ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक हो जाता है और वैसी प्रॉपर्टी को शो करता है जो इसके पेरेंट सॉल्यूशन शो करते हैं। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब एक बात और देख लेते हैं भाई। मैंने कहा यहाँ पर फेरस कितने हैं, तुमने कहा 1 है। मैंने कहा भाई सल्फेट कितने हैं, तुमने बोला 1 है। मैंने कहा अमोनियम कितने हैं, तुमने बोला 2 हैं। तो चलो भाई यहाँ पर 2 लिख देते हैं। और मैंने कहा सल्फेट कितने हैं, तो तुमने कहा 1 है। तो भाई सल्फेट 1 ये वाला, 1 ये वाला, 2 हो गया। मैंने कहा यहाँ पर जरा सोचो, तो तुमने बोला सर फेरस आयन 1 मिलेगा, अमोनियम आयन यहाँ भी 2 आपको मिल जाएंगे, और सल्फेट आयन जो है वो भी आपको यहाँ पर 2 मिल जाएंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर मैं इस सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी करूं, अगर मैं इस सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी करता हूं तो मेरे को 1 2 3 4 5 यानी कि टोटल 5 आयंस की मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पर मिलती है, अगर मैं सॉल्ट की बात करूं तो। और यहाँ पर अगर मैं देखूं तो भी मेरे को मोलर कंडक्टिविटी जो है वो मिलती है कितने आयन की, 5 आयंस की, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर भी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी आप देख रहे हो तो कैसी आ रही है, सेम आ रही है। जो केमिकल रिएक्शन आप यहाँ पर कराओगे, जो केमिकल रिएक्शन यहाँ पर कराओगे, मतलब जो केमिकल रिएक्शन ये सॉल्यूशन देगा वैसे ही केमिकल रिएक्शन ये सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन भी देता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो कैसी होती हैं, सेम होती हैं। तो इसका मतलब कि डबल सॉल्ट जो होते हैं वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड होते हैं, वो एडिशन कंपाउंड होते हैं, जिनमें क्या होता है, जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन की का आइडेंटिफिकेशन देते हैं किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में। सॉलिड स्टेट में तो स्टेबल होते हैं, बट एक्वस सॉल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं और अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, और वो आयंस वैसे के वैसे होते हैं जैसे कि पेरेंट होते हैं। ये बात समझ में आई। चलिए कुछ 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं हम डबल सॉल्ट के। अब यहाँ पर देखिए,
मैंने मान लिया K2SO4 एक्वा सोल्यूशन और प्लस लिया Al2SO4 होल थ्राइस एक्वा सोल्यूशन और प्लस लिया 24H2O। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपको यही एक्वा सोल्यूशन से ही मिल जाते हैं। और फिर आपने क्या करा, इसका क्रिस्टलाइजेशन किया। आपको क्या मिल गया, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। आपको समझ में आ रहा कि ये एक्चुअल में क्या है, पोटाश एलम है, ठीक है ना। तो पोटाश एलम जो है वो आपको यहाँ पर मिल गई। किस स्टेट में मिली भैया, क्रिस्टलाइजेशन किया था तो सॉलिड स्टेट में मिली। चलो जरा देखो इसमें आयन कितने मिल रहे हैं। तो आपको आयन मिल रहे थे 2 पोटेशियम आयन और 1 सल्फेट आयन। यहाँ पर जरा देखो कितने आयन मिल रहे हैं, तो मिल रहे थे 2 एल्यूमिनियम आयन और यहाँ पर 3 सल्फेट आयन। जरा इस सॉल्ट का वाटर में, इस सॉल्ट को वाटर में डिजॉल्व करो और देखो भैया क्या क्या मिल रहा है। तो तुमने सॉल्ट को वाटर में डिजॉल्व किया तो तुम्हें 2 पोटेशियम आयन मिल गए और सल्फेट आयन कितने मिल गए, 4 सल्फेट आयन मिल गए, ठीक है ना। और एल्यूमिनियम आयन कितने मिल गए, 2 एल्यूमिनियम आयन मिल गए। तो इसका मतलब क्या है कि क्या ये डबल सॉल्ट है? हाँ भाई ये डबल सॉल्ट है, सॉलिड स्टेट में स्टेबल है, बट एक्वस मीडियम में ये क्या करता है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में टूट जाता है और उन्हीं की आइडेंटिटी को शो करता है। यहाँ पर अगर मान लो मैं मोलर कंडक्टिविटी देखूं तो मेरे को कितने आयन की मिलेगी, तो भाई 2 तो पोटेशियम आयन है, 3 हो गए आयन, 3 आयन तो मेरे को यहाँ से मिले, ठीक है ना। और यहाँ से 5 आयन मिले, यानी टोटल जो है वो 8 आयंस की कंडक्टिविटी मेरे को मिल रही है। चलो भाई यहाँ जरा देख लो कि मोलर कंडक्टिविटी कितने की मिल रही है। तो 2 ये हो गए और 4 6 हो गए और 2 8 हो गए, यानी कि टोटल 8 आयंस की कंडक्टिविटी यहाँ पर भी मिल रही है, मोलर कंडक्टिविटी। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने लिया KCl और प्लस लिया MgCl2 और प्लस 6H2O, ठीक है ना। ये हो गया क्या, एक्वस है, ये भी कैसा है, एक्वस है। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। यहाँ पर हमने क्या किया, क्रिस्टलाइजेशन किया और क्रिस्टलाइजेशन करने पर ये बन गया KCl MgCl2 और ये 6H2O हो गया। नाम इसका क्या है, नाम तुमको समझ में आ ही रहा है कि कार्नेलाइट है। चलो भाई कितने आयन मिलेंगे यहाँ पर, तो तुमने कहा सर 1 पोटेशियम आयन मिलेगा और 1 क्लोराइड आयन। चलो भाई यहाँ से कितने मिल जाएंगे, तो तुमको मिल जाएगा 1 Mg2+ आयन और 2 क्लोराइड आयन। यहाँ पर जरा सोचो कि पानी में जब इसको डिजॉल्व करोगे तो क्या होगा। तो जब तुमने इसे जल में डिजॉल्व किया तो K+ आयन और 3 तो क्लोराइड आयन और मैग्नीशियम आयन 1। मोलर कंडक्टिविटी कितने की मिल रही है, तो यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 3 और 5 आयंस की मिल रही है तुमको। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर 1 2 और 3 5, तो 5 आयंस की मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पर भी मिल रही है। तो इस तरह से ये क्या है, ये सब के सब जो हैं वो कैसे हैं, डबल सॉल्ट हैं। और डबल सॉल्ट जो होते हैं वो इसी तरह से क्या है, 2 सॉल्ट के स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो से बनकर बनते हैं। क्रिस्टलाइजेशन करने के बाद सॉलिड स्टेट में आते हैं, जैसे ही वाटर में डिजॉल्व करते हो कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में टूट जाते हैं और अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देते हैं। इनकी आइडेंटिटी यहाँ से लॉस हो जाती है, ठीक है ना। जैसे ही एक्वस मीडियम में जाते हैं आइडेंटिटी लॉस हो जाती है और उसके बाद यहाँ पर जो है ये आयंस बन जाते हैं।